स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 15 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं 15 प्रश्न को यदि आपने तैयार कर लिया बाबू तो यहाँ से आपका 70 में 70 स्कोर हो जाएगा। 100% है बाबू। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बैंक लिया था और उसमें से छांट छांट कर मैंने 15 क्वेश्चन लिखा है। 6 नंबर का भी प्रश्न इसमें है और 4 नंबर का भी प्रश्न है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज से ही बस इन 15 क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिया बाबू तो यहाँ से आपका 70 में 70 स्कोर होने का गारंटी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और याद कर लेना है। मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर आपके सामने लेकर आया है ताकि आपको इन सभी का उत्तर इधर उधर ना खोजना पड़े। कितना शब्द में लिखना है और कैसे लिखना है मैंने सब उसमें बता रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे बाबू तो इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ला दूंगा आपके लिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 एनसीईआरटी और 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के 7 सेट में से कम 3 सेट में प्रश्न आया था कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना है, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना है और आपको कितने नंबर मिलेगा? 4 नंबर इसका मिल जाएगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रश्न का निपटारा कर लेते हैं कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से, उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से एक एक टॉपिक को देखिएगा। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपको पॉइंट लिखना है, 4 एक कार्य पूछा है तो पहला कार्य लिखना है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत में जिताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। पहला आपको कारण लिखना है, कार्य लिखना है सॉरी, कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या होता है कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं ये अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, ठीक है। दूसरा काम हो गया। फिर तीसरा काम आपको लिखना है कि राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा काम हो गया। चौथा काम और आखिरी काम आपको लिखना है कि लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे क्या होगा? प्रयत्न करता है। जो लोकतंत्र में प्रत्येक दल होते हैं इस सरकार बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। यहाँ प्रयत्न लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह वो क्या रहे बाबू, राजनीतिक दल के 4 महत्वपूर्ण कार्य रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था और एकदम आसान शब्दों में लिखा है और 4 नंबर का प्रश्न था। 4 पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है बाबू कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण का परिणाम बताना है, ठीक ना। मॉडल पेपर 2024 2023 और 2020 में प्रश्न आ चुका है और आपके 2024 के मॉडल पेपर का प्रश्न था महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का निपटारा कर ले। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है। सबसे पहले आपको हेड लगाना है चंपारण सत्याग्रह। क्या लिखना है? चंपारण सत्याग्रह आपको हेड लगाना है। फिर इसमें क्या लिखना है ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है ध्यान समझिए। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में क्या लिखना है कि यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। जो आपका चंपारण सत्याग्रह था वो यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन के, इसमें क्या लिखना है, इस आंदोलन के जरिए गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने का पहला प्रयास किया, ठीक है ना। इस आंदोलन के जरिए क्या हुआ, गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने का पहला प्रयास
किया। ठीक है, तो आपका पहला चंपारण सत्याग्रह है। फिर आपको दूसरा लिखना है, इसमें दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन, यह आंदोलन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन में गांधी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला था। मोस्ट इंपोर्टेंट नमक सत्याग्रह आंदोलन था। इस आंदोलन में क्या था, वो जो महात्मा गांधी थे, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला था। ठीक है, ये आपका दूसरा आंदोलन हो गया। तीसरा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए चलाया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक ना, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बाबू, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। ये वाला पॉइंट याद रखेगा, मैंने ऑलरेडी इसको रेड पेन से घेर रखा है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में मैंने बता दिया है जो गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा था, ये लॉन्ग में आएगा प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO। विश्व व्यापार संगठन जिसको क्या बोलते हैं, WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है। 2024 के 7 सेट में से कई सेट में प्रश्न आ चुका है, तो इसको आपको जरूर से जरूर क्या कर लेना है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताया। तो चलिए देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है, विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का आपको बारे में वर्णन करना है। तो इसमें लिखना है कि विश्व व्यापार, देखिए क्या लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। जो आपका विश्व व्यापार संगठन है, ये समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। तथा क्या करता है, विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके आगे क्या लिखना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचा बनाता है। जो आपको WTO है, ये यह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचा बनाता है जो सदस्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। ठीक है, जब इसके सदस्यों के बीच व्यापार विवाद होता है तो WTO विवाद निपटान निकाय के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, जब जब सदस्यों के बीच क्या होता है वो, जब सदस्यों के बीच व्यापार विवाद होता है तो WTO क्या करता है, विवाद निपटान निकाय के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणामों का उल्लेख करना है। करना है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणामों का उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सॉरी, चौथा प्रश्न आपका क्या है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की वर्णन करना है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग निपटारा कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था कुछ प्रमुख विशेषताएं। आपको हेडिंग लगा देना है। क्या लगा देना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं, आपको हेडिंग लगा देना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है उसको ध्यान से समझिए। इसमें लिखना है पहला पॉइंट कि भारत में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि भारत की संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट पर पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता लिखना है कि संविधान सर्वोच्च है और केवल संसद को ही इसे बदलने का अधिकार है। जो आपका संविधान है क्या है, सर्वोच्च है
और केवल संसद को ही इसे बदलने का अधिकार है। मतलब संविधान को केवल संसद ही बदल सकता है, बाकी कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग तीसरा विशेषता देखिए। तीसरा विशेषता क्या है कि संविधान की व्यवस्था करने का अंतिम अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालयों के पास है। ठीक है ना, यदि संविधान की व्याख्या करनी होगी तो उसका अधिकार किसके पास है? न्यायालयों के पास है। ठीक है, आशा करते हैं तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे विशेषता पर। कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में शासन के दो स्तर है, केंद्र और राज्य। जो संघीय व्यवस्था है इसमें शासन के दो स्तर है, केंद्र और राज्य। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पांचवें विशेषता पर। संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, मतलब संघीय सरकार की जो शक्ति है वो अलग है और राज्यों के पास जो शक्ति है वो क्या है? वो अलग है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आखिरी विशेषता पर कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में क्या बाबू? स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना था? भारतीय संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना था। मैंने सभी बता दिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको बता दिया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसकी स्टार्ट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो बाबू आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न क्या है? ध्यान सुनिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, और मैं बता दूं कि जो चौथा प्रश्न था, भारत में संघीय व्यवस्था की चार विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। 2024, 2023, 2020 और 2018 का एक प्रश्न था, जिसका उत्तर मैंने अभी पिछले बताया। ठीक है, अब आपको पांचवें प्रश्न देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन दो परिणामों का उल्लेख करना है। 2024, 2023, 2020 और 2019 का भी प्रश्न है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसका उत्तर क्या लिखना है? इसका उत्तर आपको लिखना है, सबसे पहला आपको हेडिंग लगाना है इसमें। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है ब्लैक पेन से कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, आपको हेडिंग लगा देना है। फिर इसमें लिखना है, क्या लिखना है इसमें? आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है ध्यान समझिएगा। आपको इसमें आपको लिखना है कि 1871 के बाद जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक बड़ी चुनौती बन गया। क्या हुआ बाबू? जो आपका यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ने में क्या लिखना है कि 1871 के बाद जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, जिससे यूरोपीय शक्ति संतुलन भंग हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? यूरोपीय शक्ति संतुलन भंग हो गया। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण लिखना है क्या को? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। दूसरा हेडिंग क्या लगाना है? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इसको हेडिंग लगाकर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। फिर इसमें क्या लिखना है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, दूसरा कारण लिखना क्या था कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इस तरह आपको दो कारण लिखने थे, मैंने आपको दोनों कारण बता दिए हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला कारण था, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है बाबू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब हम लोग देखते हैं इसके अगला प्रश्न क्या है। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न आ चुका है कि फ्रांस की क्रांति क्या कारण थे। किन चार कारणों का उल्लेख करना है, मतलब फ्रांस के क्रांति के चार कारणों का उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023, 2022 और 2019 का एक प्रश्न है। लगातार कई साल से पूछा गया है और कम से कम 2024 के 7 सेट में से 3 सेट में प्रश्न आ चुका है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन चार कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है अमीर और गरीबी में असमानता। हेडिंग क्या लगाना है? सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि अमीर और गरीब में असमानता थी। ठीक है, क्या था इसमें कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। जो आपकी फ्रांसीसी समाज थी ये कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, पादरी, कुलीन वर्ग और आम लोग। ठीक है, कितने लोगों में बटा था? 3 वर्गों में बटा था। पहला कौन था? पादरी, फिर कुलीन वर्ग और आम लोग। ठीक है,
पहले दो वर्गों को जन्म से ही विशेषाधिकार मिलते थे। जो आपको पादरी है और कुलीन वर्ग है, इनको जन्म से ही क्या मिलते थे, वो विशेष अधिकार मिलते थे और उन्हें करों से छूट मिलती थी। और पादरी और कुलीन को क्या होता था कि जो कर में क्या होता था, छूट मिलती थी, वही वही मिलती थी, वही आम लोगों को करों का भुगतान करना पड़ता था। वही जो आम लोग थे, मतलब छोटे जाति के लोग थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, करों का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, तो आपको पहला कारण हो गया कि अमीर और गरीब में असमानता। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण क्या था, अमीर और गरीब में असमानता। ठीक है, इसी तरह मैंने जैसे लिखा है वैसे ही आपको हेडिंग लगाकर लिखना है, ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर न काटे और आपको फुल नंबर दे दे। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या लिखना है, दूसरा कारण लिखना है भारी करों से थकान। भारी करों से थकान दूसरा हेडिंग लगाना है। फिर इसमें लिखना है कि फ्रांसीसी लोग भारी करों से थक चुके थे। जो फ्रांसीसी लोग थे, ये कर देते देते क्या हो चुके थे, थक चुके थे। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा कारण था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा कारण क्या है, वित्तीय संकट। तीसरा कारण क्या है, वित्तीय संकट। ठीक ना, लुईस सोलावा के शासन काल में सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। जो लुईस सोलावा था, फ्रांस के जो राजा था लुईस सोलावा, उसके शासन काल में क्या हुई, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, तो आपका तीसरा कारण हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे कारण पर। चौथा कारण क्या था, फसल की विफलता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फसल की विफलता। इसमें क्या लिखना है कि कृषि का घरेलू उत्पादन में करीब 75% हिस्सा था। जो आपका कृषि था, जो घरेलू कृषि था, वो उत्पादन में करीब 75% हिस्सा था किसका, फ्रांस का। ठीक है, पुरानी उत्पादन विधियों के कारण खेती श्रम गहन थी और फसल रोगों के प्रति संवेदनशील थी। जो पुरानी उत्पादन की विधियां थी, उसके उसके कारण क्या थी, जो खेती का जो श्रम गहन था, मतलब पैदावार होने की जो क्षमता थी, वो क्या थी, रोगों के प्रति क्या थी, संवेदनशील थी। मतलब उसमें क्या हुए थे, रोग बहुत ज्यादा लग चुके थे। ठीक है, तो ये भी क्या रहा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण ये भी रहा, फसल की विफलता। ठीक है, तो इस तरह आपसे चार कारण पूछा था और मैंने चारों कारण को लिख दिया है। 6 नंबर का प्रश्न है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर जब लिखिएगा थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, ताकि आपका एक पेज से भर जाए। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है, आपको ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या है, उसको ध्यान समझिएगा। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न आपका है कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है या क्यों चलाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है और यह क्यों चलाया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में ऑलरेडी ये प्रश्न आ चुका था 2024 में। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको हल्का में नहीं लेना है। ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसका क्या अर्थ है ये भी बताना है। ठीक है, क्यों चलाया गया या इसका कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या लिखना है। देखिए इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में असफल प्रयास द्वारा आयोजित महात्मा गांधी ने भारत की ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वशासन या स्वराज देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ध्यान सुनिए क्या आंदोलन कर रहा है कि यह असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में असफल प्रयास द्वारा आयोजित महात्मा गांधी ने भारत की ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वशासन या स्वराज देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। जो असहयोग आंदोलन था बाबू, ये क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार को भारत से अपना शासन हटाने के लिए यह क्या किया गया था, यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछा था कि असहयोग आंदोलन क्या अर्थ है, तो आपको इसमें क्या अर्थ है, इसमें इतना लिख देना है और यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना था कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, मतलब इसे क्या कारण थे, तो आपको कारण लिखना है ताकि आपको 2 नंबर और मिल जाए और प्रश्न टोटल 4 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए इसका कारण आपको मैं बता देता हूँ, इसका कारण क्या है। ठीक है, पहला कारण लिखना है, इसमें पहला कारण लिखना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और उपाधियां लौटाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और उपाधियां लौटाना क्या था, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था। ठीक है, दूसरा कारण क्या लिखना है कि भारत की भूमि से ब्रिटिश सरकार को खत्म करना। जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बाबू, कि भारत की भूमि से, मतलब भारत से ब्रिटिश सरकार को
हटाना। ठीक है, दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था? वो तीसरा कारण था स्वराज्य की प्राप्ति करना। क्या करना बाबू? स्वराज्य की प्राप्ति करना। ये भारत के असहयोग आंदोलन का तीसरा प्रमुख कारण था। फिर अब आपको आखिरी कारण लिखना है कि भारतीय जनता को एकजुट करना भी क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था कि भारतीय जनता क्या करना? एकजुट करना। ठीक है, तो इस तरह आपका 4 नंबर का प्रश्न था। सबसे पहले आपको पूछा था कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, तो मैंने आपके ऊपर बता दिया है। फिर आपको पूछा था असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, उसका मतलब उसका कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको इस कारण से चलाया गया था, मैंने 4 पॉइंट बता दिया है और आपको एग्जाम में 4 पॉइंट ही लिखना है। और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि एग्जामर एक भी नंबर काटने पर मजबूर न हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि 8वां प्रश्न है कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 2024, 2023 और 2022 का प्रश्न है कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है और 2024 में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है, आप क्या लिखना है ध्यान समझिए। आपको लिखना है कि बेल्जियम एक संघीय, जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक संघीय संवैधानिक राजतंत्र है। जो आपका बेल्जियम है यह एक संघीय संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें राजा राजा राज्य का मुखिया होता है। जिसमें जो राजा होता है वो राज्य का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री बहुदलीय प्रणाली में सरकार का मुखिया होता है। जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं ये बहुदलीय प्रणाली में सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिख रहा है कि बेल्जियम एक वंशानुगत, जो बेल्जियम एक वंशानुगत संवैधानिक राजतंत्र है। वर्तमान में राजा अल्बर्ट द्वितीय ने अपने भाई राजा बौद्वाइन बौद्वाइन ठीक है, बौद्वाइन का स्थान लिया, जिनकी मृत्यु जिनकी मृत्यु 31 जुलाई 1993 को हुई थी। ठीक है, उसका आपको लिखना है कि अल्बर्ट ने 9 अगस्त 1993 को राजा बनने की शपथ ली। ठीक है, तो इस तरह का बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना था, तो मैंने आपको बता दिया है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इस प्रश्न को समझने में। ठीक है, तो बस आपको इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है बाबू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, मोस्ट इंपोर्टेंट 9वां प्रश्न, ध्यान समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। 2024, 2023, 2020 और 2016 का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत भारत प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताया। देखिए उसका क्या उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही। ठीक है, सबसे पहले आपको यही वाला हेडिंग लगा देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही। आपको ब्लैक पेन से वाला हेडिंग लगाना। फिर ठीक, फिर इसका लिखना है पहला कारण। क्या लिखना है? पहला कारण लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, पहला कारण क्या लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, पहला कारण हो गया। फिर आपको दूसरा कारण क्या लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जैसे क्या लिखना है? जैसे कि भारत में जूट बैग, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा और टेंट। ठीक है, ये आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, ध्यान समझिएगा। तीसरा पॉइंट लिखना है कि नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने कई पारियों में चले गए। ठीक है, ये आपको तीसरा कारण लिखना था कि जो नए कारखाने लगाए गए और जो पुराने कारखाने थे एक कई पारियों में चले गए। ठीक है, तीसरा कारण। फिर आपको अगला, बस आपको 3 ही कारण इसमें लिखना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन
क्यों बढ़ा, इसका कारण लिखना था। तो बस आपको 3 कारण लिखना है और आपको यहाँ 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 100% आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इतना ही आपको बस लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इस तरह को ब्लैक पेन से हेड लगा देना है, फिर आपको पॉइंट वाइज इस तरह लिख देना है ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर न काटे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न देखिए ध्यान से कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 के मॉडल पेपर में प्रश्न आया था और 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भारत के में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालते हैं और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि भारत की रेल परिवहन। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगाना है कि भारत की रेल परिवहन, और उसके बाद आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब इसमें लिखना है कि भारत में रेल परिवहन देश के आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। जो भारत में रेल परिवहन है ये देश के आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश की भौतिक परिवहन प्रणाली का नींव है। यह देश की भौतिक परिवहन प्रणाली का नींव है। भारत में रेल परिवहन का नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान समझिए, इस पॉइंट को आपको जरूर से जरूर लिखना है कि भारत में रेल परिवहन का जो नेटवर्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब जो भारत में जो रेल परिवहन है ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, फिर इसका आगे लिखना है कि रेल परिवहन यात्रियों और माल को ले जाने का साधन है। जो रेल परिवहन है ये क्या करता है, वो यात्रियों और माल को ले जाने का एक साधन है। रेल परिवहन देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है ना, जो आपका रेल परिवहन है ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो बस आपको भारत की रेल परिवहन के बारे में इतना ही लिखना था, इसके विकास का वर्णन करना था। तो मैंने आपको इतना बता दिया है और इतना लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। एक भी नंबर इस पर नहीं कटेगा, वो टेंशन नहीं लेना है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है और थोड़ा इसको दूर दूर लिखेगा ताकि आपका पेज थोड़ा भर जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 का प्रश्न है, एनसीईआरटी के बुक का प्रश्न है और 2023-2022 में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर क्या कर लीजिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण की व्याख्या करना है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको हेड लगाना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय कई कारण थे। सबसे पहले आपको हेड क्या लगाना है, ब्लैक पेन से हेड लगाना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। ठीक है, पहला कारण क्या लिखना है, पहला कारण आपको लिखना है कि आर्थिक शोषण। क्या लिखना है, आर्थिक शोषण। इसमें लिखना है, इसमें क्या लिखना है कि अंग्रेजों ने देश का आर्थिक शोषण किया। ठीक है, अंग्रेजों ने देश का क्या किया, आर्थिक शोषण किया, जिससे देश में गरीबी और अकाल बढ़ा। जिससे क्या बाबू, देश में गरीबी और क्या बढ़ा, अकाल बढ़ा। ठीक है, पहला कारण हो गया भारत में राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण हो गया आर्थिक शोषण। ठीक है, आपको दूसरा कारण क्या लिखना है कि दमनकारी नीतियां। दूसरा कारण क्या लिखना है, दमनकारी नीतियां। ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, दमनकारी नीतियों का लिखना है कि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीयों पर दमन हुआ। अंग्रेजों की नीतियों से मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कानून थे उससे क्या हुआ, भारत पर दमन हुआ। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण लिखना है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तीसरा कारण लिखना है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसमें लिखना है कि 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या लिखना है कि पश्चिमी शिक्षा। चौथा कारण क्या लिखना है, पश्चिमी शिक्षा। इसमें लिखना है कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। जो कि पश्चिमी शिक्षा थी ये राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, तो आप पश्चिमी शिक्षा भी लिख सकते हैं। पांचवा कारण है, पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
पांचवा क्या कारण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का गठन भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम रहा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इनके कारण क्या हुआ, संगठनों का गठन भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका रहा, मतलब अहम रहा। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या लिखना था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न आपका 6 नंबर का प्रश्न है, लॉन्ग में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर से जरूर क्या कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैंने जैसे लिखा है वैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। 12वां प्रश्न क्या है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। 2024, 2022 और 2020 का ऑलरेडी प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय देना है। तो चलिए आपको उत्तर इसे क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है, आपको इसका उत्तर लिखना है कि भारत में क्या उत्तर लिखना, ध्यान समझिएगा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हुई थी। भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी बाबू, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हुई थी। ठीक है, फिर लिखना है कि यह आंदोलन अनैतिक और अनुचित कार्यों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए शुरू किया गया था। यह जो आंदोलन है, उपभोक्ता आंदोलन है, यह अनैतिक और अनुचित कार्यों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 1960 के दशक में 1960 के दशक में खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1960 के दशक में क्या हुआ, वो खाद की कमी, जमाखोरी, काला बाजारी और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को 20 जुलाई 2019 को 20 जुलाई और 2020 को लागू किया गया था। ठीक है ना, तो इस तरह क्या लिखना था, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय देना था। तो आपको बस इतना ही लिखना है और यहाँ से आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न था और मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न था। आप देख सकते हैं 3 साल से लगातार पूछा गया है प्रश्न। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न क्या है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023 और एनसीईआरटी का यह प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसको साइड करते हैं। देखिए उसके उत्तर क्या लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि उत्तरदायी शासन का अर्थ। आपको हेडिंग क्या लगाना है, उत्तरदायी शासन का अर्थ आपको हेडिंग लगाना है ब्लैक पेन से। फिर इसमें लिखना है कि उत्तरदायी शासन का मतलब है कि शासक वर्ग के लोग अपने कामों के लिए जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। ठीक है ना, उत्तरदायी शासन का मतलब है कि बाबू शासक वर्ग के जो लोग हैं अपने कामों के लिए जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। उत्तरदायी शासन में जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार होता है। पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा कि उत्तरदायी शासन में जनता के पास, जो जनता है उसके पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि साथ ही इन अधिकारियों को प्रतिदर्शिता और सत्यनिष्ठा से काम करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, साथ ही क्या होती है, इन अधिकारियों को प्रतिदर्शिता और सत्य निष्ठा से कार्य करने की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। फिर इसमें लिखना है आपको आगे थोड़ा सा और लिखना है कि उत्तरदायी शासन में निर्णय संविधान और कानूनों से सुसंगत होनी चाहिए। ठीक है, जो उत्तरदायी शासन है इसमें निर्णय क्या होनी चाहिए, संविधान और कानूनों से सुसंगत होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको उत्तरदायी शासन का अर्थ एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको यही प्रश्न एग्जाम में इतना ही लिख देना और आपको पूरा फुल नंबर
मिल जाएगा। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका 14वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के किन 4 कार्यों का उल्लेख करना है। मैंने ऑलरेडी पहले प्रश्न पे इसका उत्तर बता दिया है, ये 2 बार प्रश्न लिखा जा चुका है। ठीक है, कि राजनीतिक दलों के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो इसका उत्तर मैंने आपको अभी बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको 14वां प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। जो लोकतंत्र शासन है बाबू, ये अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसे स्पष्ट करना है। इस समय जो आपके भारत में कौन सा शासन चल रहा है? लोकतंत्र शासन चल रहा है, और ये अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, उसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि लोकतंत्र शासन अन्य शासन से कैसे बेहतर है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में इसका उत्तर क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है कि लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है, ब्लैक पेन से हेड लगाना है कि लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, पहला कारण क्या है? ध्यान समझिएगा कि लोकतंत्र शासन में शासन संविधान के आधार पर होता है। जो लोकतंत्र शासन होता है बाबू, ये शासन किसके आधार पर होता है? संविधान के आधार पर होता है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। जो लोकतांत्रिक शासन होती है, इसमें मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। ठीक है, फिर आपको तीसरा इसमें लिखना है, तीसरा कारण लिखना है, ठीक है, कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक समानता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। जो लोकतांत्रिक शासन होता है बाबू, इसमें राजनीतिक समानता का स्तर क्या होता है? अपेक्षाकृत क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, फिर आपको अगला इसमें कारण लिखना है इसका कि लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर होता है। ठीक है, बस आपको इसमें 4 ही इसका कारण लिखना था कि जो लोकतांत्रिक शासन होते हैं ये अन्य शासन से बेहतर क्यों होते हैं, इसके निम्नलिखित कारण थे। और कितने कारण मैंने बताया है आपको? 4 कारण बताया है, और यहाँ सबको 4 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह क्या होगा, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकतंत्र शासन जो है ये अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न क्लियर हो गया। और मैं आपको एक और प्रश्न करा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका भी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि प्रश्न क्या है। ऑलरेडी मैंने 15 प्रश्न करा दिया है, अब मैं आपको 16 नंबर प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ये आपको प्रश्न पूछेगा कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण क्या थे। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। ये आपका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है 2024 में कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। ठीक ना, यह भी पूछ जाएगा कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण लिखिए, और 4 नंबर का प्रश्न है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। ठीक है, तो पहला कारण क्या लिखना है? पहला कारण लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों ने ज्यादा ऋण लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ वो, जो देशों ने क्या किया? ज्यादा ऋण लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? बिगड़ गई। ठीक है, पहला कारण हो गया वैश्विक आर्थिक महामंदी का। ठीक है, फिर आपको दूसरा कारण क्या लिखना है कि अमेरिकी सरकार ने आयातित पदार्थों की सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिससे विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचा। जो अमेरिकी सरकार थी बाबू, ये आयातित मतलब आने जाने वाले पदार्थों की जो सीमा शुल्क है ये बढ़ा दिया, जिससे विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचा। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। फिर तीसरा कारण आपका लिखना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट होने से, जो अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट होने से होगा, लोगों ने अपने खर्च कम कर दिया। अमेरिकी शेयर बाजार में क्या होगा बाबू? गिरावट होने से लोगों ने अपने खर्च क्या कर दिया? कम कर दिया। ये आपका तीसरा कारण है। अब आपको चौथा कारण लिखना है और आखिरी कारण लिखना है। इसमें क्या लिखना है कि बैंकों में जमा राशि का बीमा न होने की वजह से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। बैंकों में जमा राशि का बीमा न होने से क्या हुई? वजह से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। ठीक है, बैंक बंद होने लगे। ठीक है, तो इस तरह आपको इसके 4 कारण लिखने थे, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आपको टोटल 16 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। ये पूरे क्वेश्चन बैंक है, जितने भी क्वेश्चन बैंक है आपके, राजीव है,
आपका मतलब बहुत से है, मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है। अग्रवाल है, ये सब क्या है बाबू, इन सभी क्वेश्चन बैंकों से मैंने प्रश्न को उठाया था, ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक होता है, उससे भी मैंने प्रश्न लिया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आराम से इस इन्हीं 16 प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका 100% की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बाबू। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।